हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये 5वां लेक्चर है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग बायट-सावर्ट लॉ ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए थे। मतलब मेरा इच्छा है, एक डेरिवेशन बचा हुआ है, दैट इज़ करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो डेरिवेशन करेंगे। और एक इच्छा है मेरा एक सवाल कराने का, तो वो कर लें, उसके बाद हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन। एक डिस्क है, उस पर क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। उस डिस्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये है सवाल, आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए ज़रा, कोशिश करके पॉज कीजिए वीडियो, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको अप्रोच किया जाए, ज़रा बताइए। यहाँ से x रेडियस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेना, dx थिकनेस का, ओके। और पहले देख ले कि इस रिंग पे चार्ज कितना है। इस रिंग को अगर हम काट के ओपन करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा 2πx और ये विड्थ हो जाएगा dx, है ना। तो dq कितना हो जाएगा आपका, q बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx, ये ना, q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dxy, बिकॉज इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πx इंटू dx। चूंकि पाई आर स्क्वायर में चार्ज है q, तो यूनिट एरिया में हो जाएगा q अपॉन पाई आर स्क्वायर, और 2πx dx में इतना हो जाएगा, जिसको हम dq नाम दिए। dq का वैल्यू कितना हो जाएगा 2q बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स dx, यस और नो। अब ये dq जो है वो एक यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की तरह रोटेट कर रहा है, नहीं, ये जो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और रेडियस है इसका x। एक काम कर सकते हैं, इस रिंग की वजह से एवरेज करंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं करंट आई एवरेज बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और इसको फिर एक करंट कैरिंग लूप जैसा ट्रीट कर सकते हैं। उस आई को हम डी आई अगर नाम दे तो वो क्या हो जाएगा, करंट डी क्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा 2πr बाय ओमेगा, 2πr बाय, ये वैल्यू हो जाएगा डी क्यू ओमेगा बाई 2πx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस तरह का काम हम लोग किए हुए हैं करंट में, नहीं। अब इस छोटे से करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नाम दे देते हैं dB, है ना। dB का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना x। सो डी आई कितना हो जाएगा डी क्यू ओमेगा बाई 2πx और डिवाइडेड बाई 2x, क्लियर। अब यहां से गड़बड़ किए हैं क्या, dq का वैल्यू गड़बड़, dq का वैल्यू डालना होगा ना, dq का वैल्यू डालने से भी एक x रह जा रहा है, एक्चुअल में तो रहता नहीं था, कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या। म्यू नॉट डी आई और हाँ, टाइम पीरियड का वैल्यू गलत लिखे हैं 2π बाई ओमेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, टाइम पीरियड का वैल्यू होगा 2π बाई ओमेगा, ओके। सो दैट इज योर डी आई। तो यहाँ पर भी 2π बाई, यहाँ से भी एक x कट जाएगा ना, ओके। और अब ये आ गया म्यू नॉट बाई 4πx ओमेगा यहाँ रहेगा, और डी क्यू की जगह पे वैल्यू कितना हो जाएगा
2q/r² इंटू एक्स dx। नहीं, अब x वगैरह कट जाएगा, एक 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा q बाई 2πr² इंटू dx, एक x भी कट जाएगा, दैट इज योर dB। ये dB किस दिशा में होगा, इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो बाहर की तरफ होगा। जितना भी छोटा छोटा रिंग काटेंगे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो सारे dB को हम स्केलर जैसा जोड़ ले तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB। इंटीग्रेशन ऑफ dB मतलब म्यू नॉट ओमेगा q बाई 2πr² इंटीग्रेशन dx। x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो इसमें अगर रख देंगे तो ये तो r आ जाएगा, एक r से एक r कट गया, आंसर कितना आया, म्यू नॉट ओमेगा q बाई 2πr। गलत बात कि सही बात, हाँ ठीक है, लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक चीज जो कि ये वाइट-सेवर्ट लॉ में छोड़े हुए थे हम, वो है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। किसका बात कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक। इस तरीके से इसमें करंट जा रहा है आई। यहां पर क्या है, यहां पर करंट बाहर निकल, ये रिंग है, आधा बाहर और आधा अंदर। यहाँ पे करंट बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से निकला और यहाँ पे इन किया, ठीक है। और ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर। एक्सिस पे एक्स दूरी पे इस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करें, बात समझ रहे हो ना कैसा है। अगर इस लूप को हम ऐसे बना देते, ऐसे, ठीक, तो ये पेन के जो टिप पॉइंट है वहां पर पूछा जा रहा है, ठीक। तो क्या किया जाए इसमें, बात समझ रहे हो ना, ये इसमें क्या किया जाता, हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, यहां से यहां तक कितने लेंथ का, dl लेंथ का, नहीं, और ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। तो पेन का जो निब है वो यहां से कितनी दूरी पे है, √r² प्लस x², इतना ही दूरी पे है ना। अच्छा एक बार बताओ कि अगर ये इसको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट वायर मान सकते हैं ना, इसकी वजह से इस पेन के निब पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो। आर वेक्टर मेरा क्या होगा, यहां से यहां तक, यस और नो। तो dl क्रॉस r जो होगा वो समझ रहे हो कैसा आएगा, dl इधर अक्रॉस r, ज्यादा बेहतर होगा, यहां पे समझो। यहां पे पहले देखो तो जरा dl वेक्टर किधर है, इधर बाहर की तरफ है, और r वेक्टर किधर है, दिस इज योर r वेक्टर, नहीं, इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब देखो तो जरा dl क्रॉस r, dl और r के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। dl क्रॉस r इस दिशा में जाएगा पक्का, तो मैं इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड बना लूं dB, जो कि r वेक्टर से 90 डिग्री पे होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो a क्रॉस b, a के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर, तो dl के भी परपेंडिकुलर और r के भी परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यस और नो, क्लियर। ये जो dB का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू r इंटू साइन 90। क्यों, dl इधर बाहर की तरफ है
और आर बोर्ड के प्लेन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? बोलो। ये जो डीएल है ये बोर्ड प्लेन के बाहर, बोर्ड प्लेन के बाहर, और आर वेक्टर किधर? बोर्ड प्लेन में, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो डीएल क्रॉस आर में डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 अपॉन आर क्यूब, ये ना डीबी। बोलो। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन इधर होगा, तुम करके देख लो, डीएल क्रॉस आर इधर जाएगा, तो वही हम दिखला रहे हैं यहाँ पे डीबी का डायरेक्शन। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, यहां वाला जो एलिमेंट है, जैसे ये करंट बाहर आ रहा है, आधा बोर्ड के बाहर है आधा बोर्ड के अंदर, तो यहां से करंट ऐसे बाहर निकलेगा और यहां इन करेगा, तो इस वाले वजह से यहां वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऐसे अगर हम लोग देखेंगे डीएल क्रॉस आर, तो ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस दिशा में आएगा डीबी। इन दोनों डीबी का कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो ऐड हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा, तो बी नेट जो होगा वो बी नेट क्या होगा? डीबी कॉस 90 डिग्री माइनस का इंटीग्रेशन। यस और नो? डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एन डीएल। यस और नो? और एक साइन 90 माइनस थीटा तो छोड़ ही दिए, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर अपॉन स्मॉल आर। साइन थीटा का वैल्यू यही होगा ना, कैपिटल आर अपॉन, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये इसमें से क्या क्या चीज बाहर कर सकते हैं? म्यू नॉट आई बाई स्मॉल आर का वैल्यू भी तो फिक्स है, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो वैल्यू फिक्स ही हो जाएगा, और यहां पर साइन थीटा की जगह पे कितना रख देंगे? आर बाई रूट अंडर, अच्छा आर, इसको अभी थोड़ा देर के लिए रखो ना, आर अपॉन स्मॉल आर, और यहां क्या आ जाएगा? डीएल। कोई दिक्कत? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर भी तो बाहर आ जाएगा, तो यहां कितना बच जाएगा? कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर, और यहां पे इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब। स्मॉल आर का क्यूब मतलब आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और उसकी पावर 3, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 3/2। इसमें से 2 पाई से 2 पाई काट दे, तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इज दैट ओके? अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा, बी नेट। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम मैग्नेटिक डाइपोल से इसको कंपेयर करेंगे, वहां पर भी जरूरत पड़ेगा। तो ये रिजल्ट भी याद रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है। ओके, और फिर अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, ये कर ही लेते हैं। बी का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे में 2 भी था ना। तो अगर b वर्सेज x का ग्राफ प्लॉट करें, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2 r
आर क्यूब, ऊपर में आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 2r होना भी चाहिए। नहीं, x इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये सेंटर पे आ जाएगा ना, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये म्यू नॉट आई बाई 2r मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू हो गया। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे b का वैल्यू घटते घटते x इंफिनिटी हो जाएगा, तो b का वैल्यू। एक बात सोच के बताना, इस लूप के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है, इधर लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सोच के बताना, सोच के बताने बोले थे बाबू। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हाँ राइटवर्ड ही होगा भाई। हाँ मतलब जैसे ये एलिमेंट का जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां आया है ना, वैसे ही उधर भी आएगा, वैसे ही उधर भी आएगा। आर वेक्टर इधर हो जाएगा और डीएल क्रॉस आर करोगे तो नीचे की तरफ आएगा, मतलब इस एलिमेंट का नीचे आ जाएगा और इस एलिमेंट का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी यही रहेगा। जैसे इस लूप की तरफ, इस लूप के अलोंग अगर करंट के अलोंग अगर राइट हैंड का फिंगर कर्ल करोगे ना, तो थंब का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक इस तरीके से जा रहा होगा, इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड ही होगा। मैं फिर से आपको कह दूं कि ये जो एलिमेंट है ना, जैसे डीएल क्रॉस आर इधर गया है ना, इसमें आर वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर, तो डीएल क्रॉस आर किधर आ जाएगा, ये वाला है ना। और जो एलिमेंट यहां अंदर गया है उसकी वजह से अगर डीएल क्रॉस आर करोगे ना, यहां से आर वेक्टर ऐसे जाएगा, आर वेक्टर ऐसे जाएगा इस जगह से ऐसे, ठीक है। उसमें डीएल क्रॉस आर करोगे तो एग्जैक्टली इस डीबी के लॉन्ग आएगा। वापस से आंसर को कोई फर्क, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहां राइटवर्ड है, यहां पर भी राइटवर्ड ही रहेगा, इधर ओके। तो ये जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में नीचे जाएगा कि ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। लेकिन सिमेट्री तो बरकरार रहेगा, क्योंकि एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे जाकर के फिर से ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये है बी वर्सेस एक्स कर्व, ओके। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ के अलावा एक और लॉ हुआ करता था, गॉस लॉ, वो भी बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में आपको हेल्प करता था, स्पेशली कैसे केसेस में, सिमेट्री वाले केसेस में। नहीं है तो यहाँ पर भी बायट-सेवर्ट लॉ से तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किए ही, एक और लॉ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, उसके हेल्प से भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको हेल्प करेगा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में कब, जब आपका केस सिमेट्री वाला हो, ठीक है। सिमेट्री वाला केस तो फीलिंग से ही समझ में आता है। पहले इस लॉ के बारे में बात करते हैं। ये लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का बात नहीं करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का, जैसे गॉस लॉ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का बात नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करता है। वैसे ये लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का बात नहीं करता है, इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, वो अलग बात है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है सुनिएगा, कहता यह है कि आपके पास बहुत सारा करंट कैरिंग वायर हो सकता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें करंट जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पे हम टोटल 4 करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो, वो कर्व भी हो सकता है। ये करंट है I1, ये I2, ये I3 और ये I4, वायर्स हैं, चारों वायर में करंट जा रहा है। हम लॉ क्या कहता है कि आप अगर एक लूप लीजिएगा, एक लूप, आप एक लूप लिए, उस लूप से कोई प्लेन पास कर रहा होगा, उस प्लेन को कट कर रहा है ये तीनों वायर,
I1 वाला वायर, I2 वाला वायर और I3 वाला वायर। ये लूप दिख रहा है ना आपको? ये लूप जो है वो रैंडमली हम लोग चुने हैं, ठीक है। इस लूप का नाम हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स लूप। जैसे वहां पे एक सरफेस एज्यूम करते थे गॉस लॉ में, नाम देते थे गॉसियन सरफेस, वैसे यहाँ रैंडम एक आप लूप चुन सकते हैं जिसका नाम होगा एम्पियर्स लूप। कहता क्या है कि आप इस लूप पे चलिए, आप इस लूप पे चलिए, जिस भी डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज सेंस में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलना है, जिस भी सेंस में चलना है चलिए। इस तरीके से मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो ये जो येलो कलर का छोटा छोटा एरो है दैट इज योर डीएल, दैट इज योर डीएल वेक्टर। जो हमारा छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, जिस पाथ पे मैं चल रहा हूं उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। तो ये सारे जो है वो डीएल वेक्टर, ये सारे डीएल वेक्टर। और इस लूप पे हम लोग हर जगह पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर ले रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इधर हो, इधर हो, इधर हो, भिन्न भिन्न जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। ये जो बी हम बोल रहे हैं वो सब जगह बी सेम अलग अलग भी हो सकता है। डायरेक्शन भी आप देख ही रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से दिखला रहे हैं। इस लूप के हर एक पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा, जरूर होगा। इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। आप उन सारे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, तो वो पक्का से आएगा म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड के बराबर। ये जो है ये क्या बता रहा है, मतलब क्लोज इंटीग्रल। ये क्या बता रहा है, मतलब पूरे लूप पे आपको चलना है, ठीक। और पूरे लूप का ये लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डीएल। जैसे बी डॉट ई डॉट डीएस होता था सरफेस इंटीग्रल, वैसे ये है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। और वो पक्का से किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। व्हाट इज आई इंक्लोज्ड? आई हम समझ लेते हैं। आई इंक्लोज्ड इज नेट करंट enclosing the loop, है ना। इस लूप से टोटल करंट कितना इंक्लोज कर रहा है। जैसे अच्छा, दूसरी बात, करंट है तो एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां पर जब हम आई इंक्लोज इस लूप में लिखेंगे तो लिखेंगे I1 प्लस I2, I3 लिखेंगे विथ माइनस साइन। होता क्या है कि जिस सेंस में आप चल रहे हैं उस सेंस में अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कीजिए, तो थंब का डायरेक्शन आपको करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएगा। ये लॉ कह रहा है, हम नहीं कह रहे। लॉ ये कह रहा है कि अगर आप इस लूप पे चलते हैं, इस सेंस में चलते हैं, तो ये जो इस डायरेक्शन में कट करके जो करंट बाहर आया होगा उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट कट करके बाहर निकला होगा उसको नेगेटिव लेंगे। जो बाहर में है उस करंट का तो कोई यूज ही नहीं होगा। तो ये जो फिगर आपको दिखाया गया है, इस फिगर में in the shown figure, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3। I4 पे वो निर्भर, कौन निर्भर नहीं करेगा I4 पे? बी नेट भी नहीं, बी नेट तो यह है। ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, याद करो गॉस लॉ में नहीं कहते थे कि बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से नेट ई डॉट डीएस जीरो होगा क्लोज सरफेस पे। तो वैसे ही इस I4 की वजह से क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? हर जगह कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। लेकिन इन सारे मैग्नेटिक फील्ड का जब डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जोड़ेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर इस I4 की वजह से इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो होगा वो
0 होगा। इज दैट ओके? मैं इसको और थोड़ा बढ़िया से बताता हूं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि पहली बात आप ले लीजिए एक लूप। आप पहले एक ले लीजिए लूप, उस पे कैसे घूमना है उसका डिसीजन भी आप ही कीजिए कि आपको कैसे घूमना है। मान लीजिए इस तरीके से घूमना है, मान लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो देखने के साइड पे भी निर्भर करता है, इसीलिए हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं निर्भर करता है, जो चीज ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा वो नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज लगेगा। यस और नो? तो इसीलिए मान लीजिए आप ये लूप चुनाव कर लिए, इसका नाम दे दिए एम्पियर्स लूप, इसका नाम दे दिए, और 4 ठो वायर आप लिए। एक वायर ऐसा, इसमें करंट ऐसा जा रहा है बाहर, एक वायर ऐसा, इसमें करंट ऐसा जा रहा है I2 बाहर, और एक वायर ऐसा, इसमें करंट I3 अंदर जा रहा, और यहां पर I4, यहां पर I4। इस जगह पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ऐसा लिखेंगे, बोलो। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ B1 की वजह से इंटीग्रेशन B डॉट डीएल कीजिएगा आप पूरे लूप पे, सिर्फ B1 की जगह वजह से, मतलब करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोले, करंट I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B2 बोले, करंट I3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B3 बोले, I4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B4 बोले। तो इंटीग्रेशन B1 डॉट डीएल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू I1, ओके। और इंटीग्रेशन B2 डॉट डीएल अगर करेंगे तो वो कितना आएगा? म्यू नॉट इंटू I2। सिर्फ B3 की वजह से इंटीग्रेशन B3 डॉट डीएल करेंगे इस लूप पे तो वो कितना आएगा पता है? माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू I3 चूंकि इधर आ रहा है, हम करंट जो जिस सेंस में घूम रहे हैं उसके हिसाब से I3 का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा। और सिर्फ B4 की वजह से इंटीग्रेशन B डॉट डीएल जब करेंगे ना तो दैट विल कम आउट टू बी जीरो। इज दैट ओके? सो इन सब को अगर आप सम करेंगे तो इंटीग्रेशन B नेट डॉट डीएल जो होगा वो म्यू नॉट I1 प्लस म्यू नॉट I2 माइनस म्यू नॉट I3 प्लस 0 ये होगा। क्लियर? क्या बोले हम पहले बताओ? कितना बच्चा है? 4 को 5 को? हाँ, क्या क्या बोले? आराम से कोई एक बच्चा बोल दो। हम सिंपल बोले कि आप किसी भी दुनिया में किसी भी जगह एक क्लोज लूप असाइन कर लीजिए, लूप पे कैसे घूमेंगे वो भी आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे जैसे घूमेंगे उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में छोटा छोटा डीएल ले लीजिए, लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता कीजिए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप पता कर रहे हैं बी, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट लूप ड्यू टू ऑल करंट दुनिया में जितने भी करंट हैं, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ लूप, ओके। तो उन सब की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड पता कर लीजिए और फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कीजिए, वो आपको पक्का से किसके बराबर मिलेगा? म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट के बराबर। अब ये इनक्लोज्ड करंट तो है एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे आप करंट का एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे एक नेगेटिव, वो कौन डिसाइड करेगा? जिस सेंस में आप घूम रहे हैं उस सेंस में राइट हैंड का फिगर को कर्ल कीजिए, थंब का डायरेक्शन आपको करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, उसके ऑपोजिट अगर कोई कट करके निकल रहा है तो उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो ये एम्पियर लूप लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये कहता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एम्पियर्स लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट इनक्लोज्ड करंट इन द लूप। क्या बोलता है?
line integration of magnetic field and dl या magnetic field, line integration of magnetic field on a closed Ampere's loop is equal to mu naught times net enclosed current in the loop. Okay, line integral of magnetic field on a closed Ampere's loop is equal to mu naught times net enclosed current in the loop. ओके, लिख लीजिए इसको, ये स्टेटमेंट है, ये पूरी बात है। इसी को तोड़ तोड़ करके अगले पेज में लिखें, इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसका यूज करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। कैसे करेंगे जरा बताओ। जनरली जैसे उसमें करते थे ना कि जिस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता था, वहां से पास करता हुआ एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेते थे, है ना। कोशिश करते थे कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो पैरेलल हो या, और अगर उस गॉसियन सरफेस पे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो और ज़्यादा बेहतर, या परपेंडिकुलर है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सब जगह कांस्टेंट हो तो भी तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब कोई रूल नहीं है, बट ऐसा करते थे। और फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट लगाते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले एज्यूम अ क्लोज गॉसियन, अच्छा, oh I am so sorry, close Ampere's loop passing through the point. Assume a close Ampere's loop passing through the point, at which magnetic field is to be calculated, ओके। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहां से पास करता हुआ एक क्लोज एम्पियर्स लूप मानिए, ठीक है। फिर अप्लाई इंटीग्रेशन इनक्लोज्ड। देखो ट्रिक ये होगा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अप्लाई करेंगे ना जब, तो पहला बात तो बी और डी एल के बीच में एंगल चेंज ना हो तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। बी और डी एल के बीच एंगल एक फिक्स्ड हो ताकि कॉस प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से जो कॉस थीटा उसको हम बाहर निकाल पाए। दूसरी बात, अगर लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो इस बी को भी हम लोग बाहर निकाल पाए तो और ज़्यादा बेहतर। बेसिकली ये जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूज्ड, है ना। बोलो, इसमें से बी और कॉस थीटा अगर बाहर आ गया तो बच जाएगा इंटीग्रेशन डी एल, और तब इंटीग्रेशन डी एल हमारा उस लूप का पेरीमीटर हो जाएगा। तब वहां से बी का वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी सब कार्य भेज के। बी और कॉस होगा तो ये लॉ वैलिड नहीं है। अगर थीटा और बी वेरी कर रहा है तब भी ये लॉ वैलिड है,
लेकिन अगर थीटा और बी कांस्टेंट है तो हम इस लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। यस और नो? तो इसको इसमें से अगर बी और थीटा कॉस थीटा को बाहर कर लेंगे तो फिर सिंपल जाएगा इंटीग्रेशन डीएल जो कि पेरीमीटर के बराबर होगा, और वहां से बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज डिवाइडेड बाई पेरीमीटर इंटू कॉस थीटा। यस और नो? तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। इसको लिखिए, फिर इसका हम यूज कराते हैं आपको कुछ कुछ केसेस में। जरा देखो, हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। लेकिन यार एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा इसका आइडिया होना चाहिए। माने हम तो हेल्प नहीं लेंगे बायट-सेवर्ट लॉ का, लेकिन क्यों ऐसा है कि हम एम्पियर लॉ बाद में पढ़ा रहे हैं, बायट-सेवर्ट लॉ पहले पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कैसे कैसे मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। आप चूंकि बायट-सेवर्ट लॉ पढ़ लिए हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए अगर ये पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता तो हम पहले एम्पियर्स लॉ ही पढ़ा देते। हालांकि इसका कहीं पर भी बायट-सेवर्ट लॉ वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन एम्पियर्स लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में हम आपसे बार बार पूछेंगे कि इमेजिन करो या सोच के बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नहीं मालूम है तो आप एम्पियर्स लूप जो लेंगे वो रैंडम लेने लगेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मालूम है तो फिर एम्पियर लूप जो लेंगे वो कुछ सोच समझ के लेंगे, ऐसा लेंगे कि आपको बी और डीएल के बीच का एंगल वेरी ना करे। तो हम है तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक करंट वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें कितना करंट है, आई मान लेते हैं, और ये कैसा है, डायमेंशन इनफाइनाइट। आपको पता है ना इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट डायमेंशन का डिस्टेंस जो है वो वायर के लेंथ के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट का दूरी, वायर से जो उसका दूरी हो वो बहुत कम हो एज कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ वायर। जैसे कि अगर ये 15 सेंटीमीटर का वायर है और हम 0.01 मिलीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने लग जाएं तो लगभग ये एक इनफाइनाइट वायर जैसा होगा। तो हमको इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है जो वायर से कितनी दूरी पे है, 8 दूरी पे। ठीक, तो सबसे पहला कार्य हमको क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा, एक लूप एज्यूम करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप एज्यूम करना पड़ेगा। कहां से, यहां से पास करता हुआ। अब उस लूप को एज्यूम करने में हम लोग अपना थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। क्या सावधानी बरतेंगे, लूप कुछ ऐसा लेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो, तब ज्यादा बेहतर है। ये कोई नियम नहीं है। तुम ही सोचो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, हम आपको जब पढ़ा रहे थे बायट-सेवर्ट लॉ तो बताए भी थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगा क्या, सर्कुलर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर वाज सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लूप्स, है ना, है ना। तो अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यों ना हम इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग घूम जाए, मतलब हम लूप जो है वो ले ले इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग लूप ले लिए, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग लूप ले लिए तो डीएल वेक्टर जो होगा वो ऐसे टेंजेंशियल होगा ना, बोलो, डीएल वेक्टर इस तरीके से टेंजेंशियल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी टेंजेंशियल ही होगा। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, ये हमको सिमेट्री से मालूम है, इससे पहले से ही हमको मालूम है। और डीएल वेक्टर हम लोग खुद ही एज्यूम किए हैं। लूप जो लिए हैं वो कैसा लिए हैं, सर्कुलर, जिसका सेंटर कहाँ है, वायर के ऊपर, वायर का जो पॉइंट जहाँ से क्रॉस कर रहा है। ये लूप जो है सर्कुलर लूप, वो वायर जो सर्कुलर लूप का एक्सिस है, वायर जो सर्कुलर लूप का एक्सिस है।
तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करें इस पे। दिस इज योर एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप हम कैसे लिए हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग। तो अगर हम इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करेंगे तो वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के बराबर होगा। और कितना करंट इसमें जा रहा है? सिर्फ आई है ना। डीएल वेक्टर हम लोग जो लिए हैं वो डीएल वेक्टर के हिसाब से आई का डायरेक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अब जरा इसमें हम देखें कि बी और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा। तो क्या होगा? 0 डिग्री। तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो इस बी को वो क्यों कांस्टेंट होगा? सिमेट्री से। आप अगर देखिएगा तो सारा पॉइंट तो सेम ही दूरी पे है ना, और एक इनफाइनाइट वायर है ये एक, तो हर पॉइंट के ऊपर भी अनंत तक वायर, नीचे भी अनंत तक वायर, और हर तरफ सिमेट्री जो है वो बरकरार है। यस और नो? तो इसीलिए हम लोग बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, कह सकते हैं। तो इस b को हम लोग बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन dl ही ना बच जाएगा। और इंटीग्रेशन dl अगर करेंगे, छोटा छोटा dl को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। यही हुआ करता था, उसी को हम लोग डेराइव कर लिए। मेरा अच्छा ग्राफ व्राफ बनाने का जरूरत तो ऐसा होगा ना? नहीं, बोलो। बी वर्सेस आर कर जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते 0 हो जाएगा अनंत पे जाकर के। एक बात बताओ, लिखने का मौका देंगे हमको, एक सवाल का जवाब दे दो। सॉरी, एक सवाल का जवाब दो। अगर हम एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर लेते, क्या फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। तो अगर फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से देखते तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इसमें? बोलो, कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन? सर्कुलर ही होगा? ठीक है, बात आपका मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। क्या हम यहां पर ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई? लिख सकते हैं? हाँ, इसके आगे क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम लूप ले लिए, ऐसा ऐसा, बोलो। तो ये लिख सकते हैं? हाँ, मैग्नेट किधर होगा? यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा। हाँ, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस बी को बाहर कर सकते हैं, सोच के बताओ। हाँ, तो अगर बी को बाहर कर देंगे तब तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वाई। θ1 θ2 से तुमको कोई मतलब भी नहीं है। फाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड तुम लिख लोगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब बायट-सैवर्ट लॉ से देखें ये आंसर सही तो फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है, बोलो। तो सर्कुलर जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी सेंस में हम एक एम्पियर लूप ले सकते हैं। ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहां तक भी लिख सकते हैं। अगर यहां से यहां लिख देंगे तो ये आंसर सही होना चाहिए। ये आंसर सही नहीं है,
मतलब यहाँ से बी को बाहर करना हमारे लिए गलत है। तो आखिर गलती क्या कर रहे हैं? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट क्यों नहीं माने? हाँ, कांस्टेंट है तो फिर बाहर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है? फाइनाइट वायर की वजह से नहीं ना होता ऐसा, वो तो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये तो नहीं होता है। और ये बात तय है कि आर दूरी पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा। तो फिर क्या गलती कर रहे हैं हम लोग कि आंसर नहीं आ रहा है, या एम्पियर्स लूप लॉ के, एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहां पंगा पड़ रहा है? मसला क्या है? हाँ, गलती कहाँ कर रहे हैं? सोचना चाहिए ना हम लोगों को। आप लोग भी पॉज करके सोचिए भाई। हाँ, बताओ। ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो बी होता है ना, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड वाला करंट एज वेल एज आउटसाइड वाला करंट। इनसाइड वाला करंट और आउटसाइड वाला करंट दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? बोलो। पिछला बार में जो था वो इनफाइनाइट वायर था। देखो, कोई भी वायर में करंट जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान की तरह यहाँ पे प्रकट होगा और यहाँ जाके अंतर्धान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक क्लोज लूप बनाएगा तभी करंट होगा, है ना? इनफाइनाइट वायर में भी क्लोज लूप बन रहा था, लेकिन ये और ये दोनों कहाँ मिल रहा था? इन्फिनिटी पे। तो जहां वायर मुड़ रहा था, क्या एक ही वायर है? और भी हिस्सा है, ये और ये दोनों जाकर के मिल रहा है, लेकिन कहां मिल रहा है? तो जहां मिल रहा है वहां पर वाला पोर्शन की वजह से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, क्योंकि बहुत दूर है ना करंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब में जो आर वाला फैक्टर हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा इन्फिनिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यस और नो? तो इसमें इनसाइड वाला करंट तो सिर्फ था, आउटसाइड में जो करंट था उसकी वजह से यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। यहां पर एक आ गया फाइनाइट वायर। यहां पे क्या आ गया? अब फाइनाइट वायर का मतलब ऐसा थोड़ी एक यहां से करंट चला और यहां पे जाके खत्म हो गया। अबे किसी बड़े सर्किट का हिस्सा होगा ये, यहाँ के बाद भी वायर होगा। वो अलग बात है कि हम खाली इतना ही पार्ट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, हम इतना ही पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ कभी भी जब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज कहता है, तो उसमें इतना ही पार्ट की वजह से नहीं होता है, वो होता है नेट। तो अब समस्या ये है कि जो मुड़ रहा होगा, है ना, उस मुड़े हुए पार्ट की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो पहली बात कि डीएल के पैरेलल होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बी नेट का वैल्यू टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी कोई गारंटी नेट है ना। दूसरी बात, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड में, इसकी भी कोई गारंटी। तो ये वाला बात लिखना भी गलत हो गया। कॉस जीरो भी तुम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बगल में कोई और वायर है जो इसके बी नेट का डायरेक्शन को टेंजेंशियल से बदल रहा होगा, और ये तो नहीं लिख सकते हो। इसीलिए फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से नहीं कर सकते। क्या एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं है? क्या एम्पियर्स लॉ वैलिड है? आप ये बात लिख सकते हैं, इसके बाद वाला बात लिख नहीं सकते। इज दैट ओके? कारण यह है कि उसमें इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल में बी जो आता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनसाइड वाला एज वेल एज आउटसाइड वाला करंट। क्लैरिटी है पूरा? सच सच बताओ तो फिर छाप लो। हरिओम सीताराम लिख लो बच्चों। हम बोल रहे हैं कि अगला टॉपिक पढ़ने से पहले, अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड वगैरह क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम यह है कि आपको एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। आप एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम खुद ही बताए थे आपको कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इधर होता है और इस जगह पर भी इधर होता है।
समझदार आदमी लोगों को अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए तो वो कर सकता है। हम आपको हेल्प कर दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे बाहर निकलेगा और फिर ये वापस से यहाँ टर्न कर जाएगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें इससे, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें क्या इससे पहले? ऐसा कुछ इस तरीके से निकलता हुआ, किसमें? टू चार्ज माने डाइपोल की वजह से, है ना। अगर आप तो अगर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू होता था तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलता था वो कुछ ऐसा ही निकलता था, नहीं यहाँ से निकलता था और यहाँ आ जाता था। तो बाद में हम लोग साबित करेंगे कि ये करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एनीवे अभी इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है, अभी तो ये लोग को हम लोग मिटा लेंगे। आप एक करंट कैरिंग लूप की वजह से, ये जो करंट कैरिंग लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। ठीक, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम सोलेनॉइड में आपको थोड़ा समझा पाए। पहले ये सवाल लिख लीजिए और इसके बाद फिर ये वाला जवाब लिख लीजिए पॉज करके। ओके, अब ये सवाल लिख चुके हैं? हाँ, पहले लिख लीजिए सवाल। ये भी लिख लीजिए, है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले तो समझते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। ज़्यादातर लोगों के पास जो रजिस्टर है माने मोटा वाला, उसका वाइंडिंग जो स्पाइरल वाइंडिंग है दैट इज ऑलमोस्ट सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड क्या होता है कि जैसे स्प्रिंग वाला होता है, कहीं मक्खी बैठा, हाँ, जैसा कुछ ऐसा है ना, कुछ इस तरीके का स्पाइरल वाइंडिंग, ठीक। कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरीके से करंट जा रहा है। तो आप छोटा छोटा माने आप ऐसा मान सकते हैं कि एक लूप है, फिर उसके बगल में दूसरा लूप है, फिर उसके बगल में तीसरा लूप है, फिर उसके बगल में चौथा लूप है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारे लूप्स अगल बगल एक दूसरे के अगल बगल रखे हुए हैं, ठीक। इसकी वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो बात, पहला बात तो इनफाइनाइट बोलने का क्या लॉजिक है, कब बोलेंगे इनफाइनाइट? हमेशा की तरह फिर से एक बार हम आपसे पूछ रहे हैं, कब बोलेंगे इनफाइनाइट? एल जो है इस स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो, नहीं एल का वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो, तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में इस सोलेनॉइड को इनफाइनाइट सोलेनॉइड मानेंगे, ठीक है। क्या करें, एक बात बताइए जरा, व्हाट शुड आई डू, करना क्या चाहिए? इसको हम लोग छोटा छोटा लूप माने, लेकिन वो लूप मान करके नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का काम तो हम लोग करते बायट-सेवर्ट लॉ में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पियर्स लॉ, थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ जरा कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक, करंट आई है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप अभी अभी आप देखें, यहां से क्या कर रहा है वो डाइवर्ज कर रहा है, यहां से वो डाइवर्ज कर रहा है, नहीं ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। तुम एक बात बताओ कि अगर यहीं पे दो तीन ठो लूप रहता अगल बगल, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, ऐसा, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता? यहां पर जो होता वो यहां पर क्या होता है, स्ट्रेट होता, और फिर उसके बाद
डाइवर्ज करता, थोड़ा दूर तक यहाँ पे स्ट्रेट होता ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो कि लूप जितना संख्या बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसे ही स्ट्रेट होते चला जाएगा। जहां से लूप पास कर रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है ना। तो अगर हम मान लीजिए कि लूप का संख्या ऐसे आगे बढ़ाते चले गए, एक और लूप यहाँ रख लिए, एक और लूप यहाँ रख ली, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डाइवर्ज कर रहा है वो सब स्ट्रेट हो जाएगा, पास पास आते चले जाएगा, है ना। तो ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा आएगा, मैं यहाँ पे पहले सोलेनॉइड बना दे रहा हूं। ये एक लूप है, इसके बगल में दूसरा लूप है, फिर तीसरा लूप है। हम लूप का आधा ही पार्ट बना रहे हैं, आधा पार्ट किधर है, बोर्ड के पीछे, यस और नो। इस तरीके से लूप्स है, कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब सोच के बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा इसकी वजह से वो कैसा होगा, ऐसा होगा ना। ऐसा होगा नहीं होगा। ये जो ब्लू कलर से दिखाए हैं वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो अब जब इतना बात हो गया तो एक और फोटो हम बनाना चाहेंगे। ये जो येलो कलर से दिखाए हैं हम आपको लूप है, सोलेनॉइड का फ्रंट वाला, सामने वाला पार्ट। अगर हम इस सोलेनॉइड को ऐसे बीच से काट दे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा बनेगा। यहाँ पे करंट किधर है, बाहर, और यहाँ पे अगर हम आपको बोले कि आप हमको बताइए कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, तो आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड और यहाँ पर भी आउटवर्ड इनवर्ड। इस तरीके से होगा करंट का डायरेक्शन। अगर हम ऐसे बीच से काट दे, ऐसे सोलेनॉइड गया हुआ है ना, बीच से ऐसे हम काट दे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू। देखिएगा मेरी बात, अभी जो ये बना रहे हैं सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक। यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर सब जगह करंट बाहर था ना, है ना। यहां पर सारा करंट जो होगा वो ऐसा बोर्ड से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, यस और नो, ऐसा। और इस जगह पे सारा करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा। अब बात समझ रहे हैं कि हम क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू। यहां से करंट बाहर निकल रहा है और यहां पे करंट अंदर जा रहा है, ठीक। ये सब करंट का डायरेक्शन है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट होगा, यस और नो। देख लीजिए आप पिछला फिगर, ऐसे ही जा रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है। अब सिमेट्री से तुम कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी होगा, अरे है ना। इधर भी अनंत तक फील्ड, मतलब सोलेनॉइड गया हुआ, इधर भी अनंत तक गया हुआ है, तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो लेफ्ट से राइट की तरफ है ही। अब हमको इस B का वैल्यू पता करना है। हर जगह जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, I, कितना निकल रहा है, I। हमको इस B का वैल्यू पता करना है। तो इस जिस जगह मान लीजिए कि यहाँ पे हमको B का वैल्यू पता करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं एम्पियर लॉ में हम लोग, जहां पर पता करना है वहां से पास करता हुआ एक एम्पियर लूप लेते हैं। ऐसा एम्पियर लूप हम क्यों लिए हैं, पहली बार तो हम इसलिए लिए थे क्योंकि हमारे सर भी ऐसे लिए थे, तो वहां से हमको समझ में आया था कि सर ले रहे हैं तो सही ले रहे होंगे। दूसरा बात तुमको हम समझा भी देंगे कि ये जो लूप है ऐसा है, दिस इज योर लूप, ऐसे ऐसे हम इस पाथ पे चलेंगे। अब तुमको समझ में शायद आ भी रहा होगा कि ऐसा लूप लेने से फायदा क्या है। मान लीजिए हम इसका नाम रख देते हैं PQRS। इस PQRS लूप पे चल रहे हैं हम लोग, PQRS लूप पे
चल रहे हैं। ये दिस इज योर एम्पियर्स लूप, दैट इज योर एम्पियर्स लूप। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस लूप पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड कर देंगे अप्लाई, है ना। हम लोग इस लेंथ को मान लेते हैं एल। अब एक बात बताओ, फायदा क्या होगा कि P से Q में चलेंगे तो B और DL के बीच एंगल 0 डिग्री, और Q से R जाएंगे तो DL वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल या तो 90 डिग्री, और कुछ पोर्शन में तो B है ही नहीं, बाहर में भी B है ही, SP में आधा पोर्शन में तो B है ही नहीं, और आधे में क्या है, B और DL के बीच एंगल 90 डिग्री। यस और नो। DL मतलब ये जो येलो कलर का पार्ट है उसी के डायरेक्शन में DL होगा, और B ये जो ग्रीन कलर का दिखा दिए हैं दैट इज योर B। इज दैट ओके? अब अगर हम इस PQR लूप पे इंटीग्रेशन B डॉट DL करें तो एक बात बताओ, PQ के लिए B डॉट DL क्या आएगा, B इंटू DL इंटू कॉस 0 डिग्री। यस और नो, बोलो एक मिनट, यस और नो। और QR के लिए क्या आएगा, 0 का है, B और DL के बीच एंगल 90 डिग्री है या B है ही नहीं। RS के लिए क्या है, 0, B ही नहीं है, तो जब B है ही नहीं तो 0। और SP के लिए भी कुछ पोर्शन में B है ही नहीं है, कुछ में नहीं, B और DL के बीच एंगल, तो वो भी 0, और वो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अच्छा, कितने लूप होंगे यहां से यहां तक में, पहले हमको एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा, स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि इनफाइनाइट है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालांकि इनफाइनाइट होता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि सोलेनॉइड का रेडियस है 0.1 मिलीमीटर और लेंथ हो 20 सेंटीमीटर का, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड उसको हम मान सकते हैं ऑलमोस्ट बीच में वाले पॉइंट के लिए, और तब नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहां से यहां तक में कितने टर्न आ जाएगा, 1 मीटर में कितना है, स्मॉल एन, टोटल कितना लेंथ है ये, एन इंटू टोटल लेंथ है एल, तो टोटल लूप कितना हो जाएगा, एन एल, और हर लूप में करंट आई, तो ये म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन इंटू एल इंटू आई, और ये चीज जो होगा इसमें से बी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल यहां से यहां तक में क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई। यस और नो, और एल से एल कट गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट। इज दैट ओके? तो वापस से शुरू वाले जगह पे आ जाते हैं। इसमें L इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R, पहला बात। एक दूसरा चीज क्या है, N दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो एक बात बताओ, सोलेनॉइड के, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे निर्भर करता है, एक तो करंट पे, और दूसरा वाइंडिंग जो है वो कितना क्लोज है, कितना टाइट है ना, कितना क्लोज है, जितना क्लोज आएगा उतना ज्यादा टर्न पर यूनिट लेंथ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। दैट ओके? बोलो। तो इस चीज को आप पहले लिख लीजिए, पहला फोटो जो है इसको लिख लीजिए, फिर डेरिवेशन पे हम लोग आते हैं। ये हम इसलिए बनाए हैं कि आपको समझ में आए कि करंट यहां से बाहर निकल रहा है और यहां अंदर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा अगर बहुत बड़ा सोलेनॉइड हो जाएगा तो। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए आराम से। अगला पे चले, ठीक लियो। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा।
सच्चाई में यूनिफॉर्म होता नहीं है, कोई सोलेनॉइड इनफाइनाइट तो होता भी नहीं है। फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए एम्पेयर्स लॉ वैलिड भी नहीं होगा, फिर आपको बायोट-सेवर्ट लॉ से करना पड़ेगा। थोड़ा सोचना, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, वैसे लिखो इसको। नहीं, अगर यही सोलेनॉइड फाइनाइट होता, जो कि जनरली होगा, है ना, माने करंट वही है ऐसे ऐसे, और n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, माने ऐसा है कुछ क्रॉस सेक्शन। यहां करंट बाहर निकल रहा है, ये फाइनाइट, ठीक है। अब अगर मान लो कि कहीं इस जगह पे, ठीक, इस जगह पे हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में किसी पॉइंट पे एक्सिस है वो, लेकिन वो जो है वो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, पॉइंट कोई और है। तो ये एंगल अगर मान लीजिए कि θ1 है और ये एंगल θ2 है, एंड पॉइंट से एंगल है θ1 और θ2, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0 Ni/2 sin θ1 प्लस, आप इसको बायोट-सेवर्ट लॉ के हेल्प से डेराइव भी कर सकते हैं। ये रिजल्ट में ही जब इनफाइनाइट हो जाएगा सोलेनॉइड तो θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और पीछे की तरफ भी इन्फिनिटी है तो θ2 भी 90 डिग्री, तो θ1 θ2 90 90 हो जाएगा, तो sin 90 प्लस sin 90 2 कट जाएगा, वो आ जाएगा μ0 Ni। अगर सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड हुआ, माने सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड में एक एंड यहाँ फिक्स है और दूसरा एंड इधर अनंत तक जा रहा है, और सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एकदम एंड पॉइंट पे लेकिन एक्सिस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो उसी में ये वाला θ1 जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और यही पॉइंट यहाँ आ जाए तो θ1 का वैल्यू घट करके 0 हो जाएगा, और ये अनंत तक गया हुआ तो θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसमें θ1 0 डिग्री एंड θ2 90 करेंगे तो μ0 Ni/2 हो जाएगा। तो अगर कोई सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पर, एक्सिस वाले पॉइंट पे एकदम एंड, जहां सोलेनॉइड एंड हो रहा है, इधर अनंत तक गया हुआ, इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा μ0 Ni/2, बशर्ते कि ये अनंत तक गया हुआ हो। अभी नहीं, अभी तो फाइनाइट, ठीक है। क्या ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिए, प्लस क्यूरियोसिटी के लिए भी कि थोड़ा बहुत तुम इसको डेराइव करने की कोशिश करोगे, ठीक। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं कि अगर फाइनाइट सोलेनॉइड हो तो बीच में एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने का तरीका ये होगा, फॉर्मूला ये होगा। जब इनफाइनाइट था ना सोलेनॉइड, तब तो रेडियस बहुत कम था, तो पॉइंट एक्सिस से ऊपर है कि नीचे उससे फर्क नहीं पड़ा, तो थ्रू आउट था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एकदम एक्सिस पे। आखिरी एक डेरिवेशन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। देखो टोरॉइड ऐसा होता है, जो सोलेनॉइड था ना उसी का अगर दोनों एंड को ऐसे करके मोड़ करके मिला दे तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड। या फिर ऐसा समझो कि एक रिंग होता पाइप वाला, उस पर जो है वायर लपेट देते, ठीक। एक दो बात इसमें हमको आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि ये जो टोरॉइड का एक्सिस वाला पॉइंट है उसका सेंटर से दूरी है r,
जो ये वाला विड्थ है ना, इसको हम लोग नेग्लिजिबल अभी मान रहे हैं, मतलब यहां से यहां के बीच में दूरी जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इस सेंट्रल पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इसमें जो है वो करंट ऐसे जा रहा है, आई करंट है, जिस तरीके से दिखाएं आपको इस तरीके से जा रहा है, ठीक। और हमको एकदम जो टोराइड का सेंटर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ करंट निकल रहा है और यहाँ इन कर रहा है, यहाँ निकल रहा है और यहाँ इन कर रहा है। तो अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो पहले हम इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब इसको बीच से काट दे, आपके पास जो इमरती था उसको एकदम बीच से काट दिए। काट देंगे तो यहाँ पर करंट किधर होगा, बाहर जाएगा और यहाँ अंदर, तो यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस, यस और नो। अब आप एक बात तो समझ ही रहे होंगे कि एक जो लूप होता है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से ऐसे करके स्ट्रेट जाता है। इस तरीके का ढेर सारा लूप है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा थोड़ा थोड़ा मुड़ते चला जाएगा, मुड़ते, नहीं समझे मेरा बात, जैसे इस तरीके का है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, इस लूप के परपेंडिकुलर, इस लूप के ऐसे 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 ही ना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे ये लूप जो है सो मुड़ते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मुड़ते चले जाएगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये ग्रीन कलर से जो दिखाए हैं दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे है ना। अब इस जो चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और वो सेंट्रल वाला पॉइंट इज आर दूरी पे, तो हम एक लूप भी, एम्पियर लूप भी इसी के अलोंग ले लें, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग। सिमेट्री से कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, हाँ, सब जगह तो सेम ही जैसा है। तो इस पर अगर हम एम्पियर्स लूप लॉ लगाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, सो हमको बताओ तो जरा। अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे इस लूप पे, लूप कैसा लिए, एम्पियर्स लूप कैसा लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा था ना उसी के पैरेलल, उसी के पैरेलल, उसी के ऊपर कह लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। यहां पे हम लोग एक एन ले लेते हैं, एन दैट इज टोटल नंबर ऑफ लूप, एन इज टोटल नंबर ऑफ लूप, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके का एक लूप ले लेंगे तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूड लिख ही सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, आई इंक्लोज कितना हो जाएगा, आई है एगो टर्म, ऐसा कितना टर्म, एन टर्म, तो आई इंक्लोज क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इंटू आई। और यहां पर से क्या क्या चीज बाहर हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, अगर सारे डीएल डीएल को जोड़ते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ द लूप, तो दैट इज 2 पाई कैपिटल आर। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई। ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ लूप लिख दिए हैं। ठीक, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। कैपिटल एन बाई 2 पाई आर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो फिर म्यू नॉट स्मॉल एन आई नहीं हो गया ये सोलेनोइड जैसा। अगर कैपिटल एन बाई 2 पाई आर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, और वो फिर से आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई के जैसा। क्लियर है क्या। तो अब बायर्ट्स एम्पियर्स लॉ में हमको बताना बाकी रह गया है करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग शीट, इनफाइनाइट शीट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन बचा हुआ है। रिमेनिंग सारा हम बता दिए। तो अगली क्लास में एम्पियर्स लॉ खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज करेंगे इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज का कहानी यहाँ खत्म करते हैं, बाय बाय।